जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आजकल की जो न्यू एज कंपनीज हैं वो सब पब्लिक इश्यूज लेकर आती हैं और पेटीएम, जोमेटो, नायका, डिलीवरी, पॉलिसी बाजार और इस तरह की बड़ी सारी कंपनीज आपको सुनने के लिए मिल जाती हैं जिनके पब्लिक इश्यूज नजर आते हैं, लेकिन उसका फायदा पब्लिक को कुछ होता नजर नहीं आता। और ये सारी खबरें आजकल आप देखते हैं कि बड़ी सारी हाइप क्रिएट होती है, जिसमें आप ये लेंसकार्ट का भी आप देख रहे हैं कि अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन हाइप, 3 रीज़न व्हाई लेंसकार्ट्स सपोज्ड ब्लॉकबस्टर आईपीओ टर्न्ड इनटू अ लिस्टिंग डड। अब इसी को लेकर जो आप ये तीसरा जो आर्टिकल है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेबी है, यहाँ पर बड़ा सवाल निकल कर आता है कि क्या इंडिया को जो आईपीओ मार्केट में वैल्यूएशन बबल फटने को लेकर यहाँ पर कहीं न कहीं हमें इंडिकेशन जो है सेबी की तरफ से मिलते हैं। क्या सेबी ने खुद मर्चेंट बैंकर्स को ये चेतावनी दी है कि रियलिस्टिक रहो, मतलब ये है कि अब तक कंपनीज़ अपनी जो वैल्यू है उसको हवा में ही मतलब एकदम बढ़ाए जा रही थी, बबल्स बन रहे थे। और ये जो पूरी तरह से जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं सेबी की तरफ से कि मार्केट में कुछ बड़ा सीरियस गलत हो रहा है और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को फाइनली जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं कुछ रेगुलेटरी जो ऑप्टिक्स के तौर पर हम देख रहे हैं, क्या सिर्फ ऑप्टिक्स है या फिर वाक़ई में हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोटेक्शन इन्वेस्टर की हो रही है? इन्हीं सारे सवालों को हम समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, सेबी जब ये कहती है कि रियलिस्टिक वैल्यूएशन की बात होनी चाहिए, तो हम जो ये ओवर हाइप होती है और जो मैनिपुलेशन सारा नज़र आता है, जैसे कि लेंसकार्ट का भी हमने यहाँ पर देखा था, ये सारी चीज़ें कैसे इन सारी चीज़ें समझे? क्या मतलब इसको ये कहें कि इनडायरेक्ट एडमिशन है कि भई हाँ, हो रहा है ऐसा, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें? देखिए अंबर जी, सबसे पहले मैं 1977 में भारत के अंदर जो भीष्म पितामह बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट हुँ, के, तो मैं धीरूभाई अंबानी जी की बात करना चाहूंगा। उन्होंने हुँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए 1979 में 10 रुपए के शेयर्स 2.8 मिलियन शेयर्स एक तरह से इशू किया था। और 1990 तक उनकी कंपनी में 40 लाख इन्वेस्टर्स हो गए थे। अब इतने लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपना फेथ रखा और धीरूभाई अंबानी ने वो फेथ को जस्टिफाई भी किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इमेंस भी है। उस समय जो होता था ना कि लोग जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते थे, धीरूभाई अंबानी जैसे जो कंपनी चलाते थे, उनका एक विजन होता था कि हमें ग्लोबली कंपनी को ले जाना है। और आज 50 साल बाद देखिए, आज 47 48 इयर्स के बाद देखिए, रिलायंस इज वन ऑफ द ग्लोबल कंपनी, क्योंकि उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर जाना था। जैसे कंपनी का जो प्रोडक्शन था, समझ लीजिए अभी एक्स है तो उसको 10x करना था। इसके लिए वो पब्लिक इश्यू के लिए गए थे ताकि उनको फंड्स मिले और उस पैसे को वो लगाते थे प्लांट एंड मशीनरी में, प्रोडक्शन बढ़ाने में लगाते थे। इससे क्या होता था, लोगों को जॉब्स मिलता था, इन्वेस्टमेंट आता था, देश के अंदर प्रगति होती थी। आज जो आपने जिस कंपनीज के नाम बताए हैं, जैसे पेटीएम है, नाइका है, ये एक तरह से अच्छी आइडिया लेके आते हैं, इसके ऊपर काम भी करते हैं। पर जब पब्लिक इश्यू आता रहता है, ये अपनी वैल्यूएशंस बढ़ा देते हैं और वैल्यूएशंस बढ़ाकर या जब पब्लिक इसके अंदर अब इन्वेस्ट करती है, बाद में इनकी जो वैल्यूएशंस है, इमीडिएटली आफ्टर पब्लिक इश्यू के बाद उनकी वैल्यूएशन घट जाती है। इनफैक्ट इस साल अगर देख लिया जाए, 25 से 26 इश्यू आए टेक कंपनीज के, तो 4 ही एक तरह से प्रॉफिटेबल है, बाकी सब एक तरह से इन लोगों ने अपना जो वैल्यूएशन है बढ़ा चढ़ा के रखा है। जनरली क्या होता है, बड़ी कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज है अपने सेल्स से 6 टाइम्स ही वैल्यूएशन एक तरह से मांगती है, जबकि इंडियन कंपनीज 27 टाइम्स मांगती है। सोचिए, 4 गुना ज्यादा। अब क्या हुआ है कि जैसे ही पब्लिक इश्यू आता है, ये लोग अपना शेयर्स ऑफलोड कर देते हैं। जनरली अगर आप देखा जाए, इनके अंदर अगर पब्लिक इश्यू के अंदर देखा जाए, तो ये डीआरपी निकालते हैं,
तो ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि ये फंड्स किसके लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह से ओएफएस बोलते हैं उसके अंदर। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपने शेयर्स अपलोड करते हैं और पब्लिक को पहना देते हैं। बाद में क्या होता है, ये हाई वैल्यूएशन के कारण इनका दाम गिरता जाता है, पब्लिक को नुकसान होता रहता है। ये क्यों बता रहा हूँ? मैंने धीरूभाई अंबानी की बात की और आज ये न्यू टेक एंटरप्रेन्योर्स की बात की है। इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि विजन में एक तरह से इनके अंदर वो विजन ही नहीं है कि इनको ग्लोबल कंपनी बनानी है। इनको एक ही चीज है कि आइडिया लिया, काम किया और एक चीज है, ये लॉस में, ये सब कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज है। लॉस मेकिंग कंपनीज होने के बावजूद ये वैल्यूएशन के गेम खेलते हैं और इसके अंदर इनका जो साथ देता है वो मर्चेंट बैंकर्स देता है। मर्चेंट बैंकर्स को पैसा मिलता है हाई वैल्यूएशंस के ऊपर परसेंटेज बेसिस पे मिलता है। इसके लिए वो हर जगह हाइप क्रिएट करते रहते हैं। देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन इक्विटी मार्केट में रियल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। क्यों आएंगे इन्वेस्टर्स? अगर ये जो उमेश जी, जो फाउंडर्स हैं। आपने मर्चेंट बैंकर्स की बात रखी है, मैं आपसे एक और यहाँ पे सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि मतलब तो इसका मतलब ये है कि अब तक इंडिया में जो इंडिया को आईपीओ मार्केट है, उसमें अब तक जो मर्चेंट बैंकर्स और प्रमोटर्स हैं, उन्होंने मिलके वैल्यूएशन का ये सर्कस और ये सर्कल पूरी तरह से चला रखा था। बरोबर बोल रहा है। आप सोचिए लॉस मेकिंग कंपनीज के 8-8 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे होता है। जो ये लेंसकार्ट कंपनी आई है, इसने अपनी वैल्यूएशन रखी है 8 बिलियन डॉलर्स। इंडिया में टोटल जो चश्मे का मार्केट है 86 बिलियन डॉलर्स। सोचिए ये कंपनी 8 बिलियन डॉलर चाहिए इसको। और एक चीज है, इसका जो पीई आया है 243 के पीई के ऊपर आया है, रिडिकुलस है। जबकि ग्रो करके एक नया इश्यू आया है वो 35 के पीई पे आया है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ है, जो इन्वेस्टर्स है उनको फायदा मिला है। लेंस कार्ड के अंदर अभी भी एक बबल है और मेरा ये मानना है कि इनकी जो वैल्यूएशन है जस्टिफाइबल नहीं है। और एक चीज नोट कर लीजिए, जितने भी ये फाउंडर्स होते हैं बाद में आप देखेंगे ये 50 करोड़ 100 करोड़ के फ्लैट्स लेते हैं। आपने देखा ही होगा गुड़गांव के अंदर जो एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन मिलती क्यों है। आप ये सोचिए कि जिस जगह पर गटर का पानी आके रुक जाता है, सीवरेज वाटर रुक जाता है, वहां पर 100 करोड़ 150 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। कौन लेता है ये सब चीज? ये सब चीज इसके लिए लिया जाता है क्योंकि ये वैल्यूएशन का गेम खेलते हैं। इनको बिजनेस के ऑपरेशन से मतलब नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं है। इनका एक ही चीज है कि प्रोजेक्शंस करो एक तरह से, फिर बाद में इसका वैल्यूएशन बढ़ाओ। एंकर इन्वेस्टर और प्रमोटर्स अपना शेयर्स अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद वो पैसे से वो इन्वेस्ट करते हैं ये सब चीजों में, अपने पर्सनल चीजें। ये एक तरह से पिछले बहुत सालों से ये गेम चलता जा रहा है और पब्लिक इसके अंदर बेवकूफ बन रही है। मैं ये वर्ड उमेश बेवकूफ जी, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरह से सबको मालूम है ये काम हो रहा है, पर कहीं ना कहीं सेबी भी इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगाती है। मैं सेबी सेबी बात को कर रही है। लेके उमेश जी सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो वैल्यूएशन चेक्स के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है सही में सेबी के पास, या फिर जो ये ट्रेनिंग सेशन हुआ ये सिर्फ एक सेशन तक ही सीमित है? देखिए वैल्यूएशन के लिए ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सेबी ने अभी तक वैल्यूएशन के लिए अपना कुछ भी रूल्स नहीं निकाला है। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि सेबी भी बहुत हद तक चुप रह के इसको बढ़ावा दिया है और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स के पैसे एक तरह से खोए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हम्म, एक तरह से वापस नहीं आएँगे। देखिए पहले ऐसा होता था कि कोई भी पब्लिक इश्यू आता था तो रिटेल पोर्शन एक तरह से 33 टाइम्स सब्सक्राइब होता था। अभी जो हम्म, एवरेज है 26 टाइम्स हो गया है। तो कहीं न कहीं रिटेल अपना पार्टिसिपेशन उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि हम्म, किसी को विश्वास नहीं है ये वैल्यूएशन के लिए। पहले भारत के अंदर साल भर पहले ये एसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा था, वहाँ पे आईपीओस आ रहे थे। देखिए कोई पान वाला हो, कोई गराज वाला हो, इनको ये माँगते थे 50 करोड़, इनको आते थे 50,000 करोड़। इतने लोग इनके इश्यू में पैसे भरते थे। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि सेबी को स्टॉक मार्केट को बढ़ाना तो अच्छी है, पर उसके अंदर सेफगार्ड्स भी लानी ज़रूरी है। वहाँ पे हम्म। बहुत सारे प्रोटोकॉल ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। नहीं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स को नुकसान लेकिन होएगा।
ये रिटेल इन्वेस्टर्स का वही होता है ना कि जब आप देखते हैं कि इन्फ्लेटेड आईपीओज उनको मिलते हैं और लिस्टिंग के बाद जो शेयर्स हैं वो एकदम क्रैश कर जाते हैं, तो उनका लॉस कौन भरेगा? ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हमें पास्ट में भी देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं ये है कि जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, जनता का लूट मची हुई है। तो देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, पेटीएम है, नायका है, वो 5 कंपनी से रिटेल हम्म, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट $18 बिलियन। सोचिए, 1 बिलियन होता है 9,000 करोड़ का, 18 बिलियन मतलब 1,62,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप सोचिए, इतना ज्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है, तो किसी ने तो प्रॉफिट किया ही है। अब आप समझ लीजिए क्यों गुड़गांव में सब जगह 100 करोड़ 150 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। सब ये वैल्यूएशन के गेम पे चलते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी अगर सही इन्वेस्टर रहेगा, सही कंपनी का अगर वो प्रोसीजर रेज करने का रहेगा, उसके हम्म, अंदर बिजनेस में विजन रहेगी, वो अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट नहीं करेगा, ऊपर से वो खुद एक तरह से नया इश्यू लेके आएगा, उसमें अपनी कैपिटल बढ़ाएगा। अब क्या हो रहा है, इनकी एग्जिस्टिंग इक्विटी को ये डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एग्जिट रूट ले रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में इन लोगों की दिस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लूट एंड प्लंडर, जिसको सेबी ने अलाउ किया है। ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज है। आप ये भी देखिए, इसके बावजूद भी इनके पास एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन है। बायजूस जैसी कंपनी जो पब्लिक इश्यू नहीं लेके आ पाई, उसकी वैल्यूएशन एक बार मेरे ख्याल से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स पहुंच चुकी थी, शायद 8 से 10 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी। आज उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये जो वैल्यूएशन की गेम है, इससे सिर्फ कैपिटल मार्केट से इनको लोगों का पैसा टैप करना है, अपना पैसा सेव करना है, और अपनी टोपी दूसरों के सर पे पहना के ये एग्जिट ले लेते हैं। बहुत सारे प्रमोटर्स जो हैं, उन्होंने अभी अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं। एक और एक चीज आप देखिए, ये जितनी भी बड़ी कंपनी से कंटिन्यूसली लॉस करती रहती है, जब इनको आईपीओ लेके आना रहता है, तब उस क्वार्टर में, ये 2 क्वार्टर में कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिटेबली लेके आते हैं, फिर ये पब्लिक इशू लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और भारत के अंदर ऐसे ही अगर इश्यू आते रहे, लोगों का विश्वास एक तरह से कैपिटल मार्केट से निकल जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिलायंस के धीरू भाई अंबानी का। इन्होंने एक उमेश जी, तरह से, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया धीरू भाई अंबानी का। अगर हम आप इन्वेस्टर्स की बात ही हो रही है, तो हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो भी भारत के आईपीओ से जो है वो सावधानी बरतने लग गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या सेबी वो भी कोशिश कर रहा है उनका ट्रस्ट वापस लाने का? और क्योंकि जिस तरह से चीजें आपने भी बताई कि कैसे पूरी तरह से एक डिक्लाइन यहाँ पर नजर आ रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में कुछ कोई कदम, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाएंगे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, अभी तक तो सेबी सिर्फ लिप सर्विस दे रहा है, हम्म, उसका अभी तक कोई इरादा नहीं है कि कुछ करे वो। और अमर जी, मेरा ये मानना है, अगर करना रहता तो कर लेते, इतने दिन तक हम्म, चुप नहीं बैठे रहते। आप ये भी बता देता हूँ, आज ऐसा है कि लोगों को रिलायंस के ऊपर विश्वास क्यों है, क्योंकि वो धीरू भाई की लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लोग आज भी रिलायंस के अंदर लोगों ने पैसा बनाया है, लोगों ने अपना कैपिटल देखा है, जनरेशन देखा है। रिलायंस ने लोगों के लिए भी पैसा बनाया है, खुद के लिए भी वेल्थ जनरेट किया है। ये ऐसी कंपनी होनी चाहिए। पर भारत में अभी जितनी भी ये टेक कंपनीज आ रही है, वो एक तरह से पब्लिक को लूट रही है, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन देख के। और ये एक तरह से सेबी की सहमति से हो रहा है। अगर सेबी अगर ये सहमति दे रही है, तभी जाके तो ये कर पा रहे हैं। क्या सेबी को मालूम नहीं है ये सब चीजें? मेरा ये क्वेश्चन है। और मैंने आपको एक इमेज भेजा है, देखिए, धीरू भाई अंबानी अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग रहती थी, वो स्टेडियम में करते थे। इतना बड़ा उनका इन्वेस्टर बेस रहता था, लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे उनके शेयर्स के अंदर सब्सक्राइब हम्म। करने के लिए, और सबको जी, विश्वास था। जी, बिल्कुल। एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि जब ये मर्चेंट बैंकर्स का जो हम अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, कि अगर जो वैल्यूएशन का जो यहाँ पर पूरा गेम चल रहा है, अगर वैल्यूएशन गलत निकले, तो पेनल्टी है क्या? क्यों नहीं होती पेनल्टी, और उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, सेबी का मानना है कि मार्केट इज द अल्टीमेट गॉड, लेट द मार्केट डिसाइड द वैल्यूएशन। अब भारत हुँ, के अंदर जो
इन्वेस्टर्स है वो वहां पर हम ये देखते हैं कि यूट्यूब में आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्व ज्ञानी बन चुके हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि देखिए वो रहेगा 20-21 साल का जो बच्चे रहते हैं वो लोग करते हैं और बात करते हैं जैसे उनके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो अल्टीमेटली यू विल डेफिनेटली एंड अप इन लॉसेस। आपको मार्केट में जाने से पहले आपको खुद को रिसर्च करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर नहीं होता है तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करिए। बट एक और एक चीज है, आजकल आप ये भी देख लीजिए कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सेबी ने वहां पर भी बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि इन्वेस्टर की जो कैपिटल है उसको सेफगार्ड किया जाए। पर ये रूट में भी जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट और प्रमोटर्स एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस के द्वारा एक तरह से पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, उसको बंद करने की जरूरत है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तरह से चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे बहुत ही डायरेक्ट होते हैं। और आप सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैं ये ऐसी भाषा क्यों यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो यही लग रहा है ना। आप सोचिए, लेंसकार्ट जैसी कंपनी का जो वैल्यूएशन है $8 बिलियन है। भारत के अंदर पूरा चश्मे का मार्केट 6 बिलियन है, मतलब टोटल मार्केट ही 6 बिलियन है, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए $8 बिलियन की। तो ये तो खुली लूट है। कौन देता है पी 234 का पी, कौन देता है? और ये जो बड़े बड़े ये लोग जो रहते हैं, ये लोग शार्क टैंक में जाके लोगों को एक तरह से ये लोगों को ज्ञान देते हैं, बिजनेस का ज्ञान देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो शार्क टैंक में जो लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी परम ज्ञानी समझते हैं, लेट देम लेट देम अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब खर्चा काट के पैसा कितना घर पे लेके जाते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए लॉस करना ये बेवकूफी है। अगर 100 का माल 90 में बेचना है तो मैं भी पूरा कस्टमर, मैं पूरा मार्केट को स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पते की बात वो होती है कि 100 का माल 120 में बेचो, लोगों को टैक्स भी दो गवर्नमेंट को, आप अपने जो एम्प्लॉइज है उसको वेजेस भी दो, उसके बाद आप प्रॉफिट लेके जाओ। प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट ये क्या कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जो प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज कर रहे हैं, ऑफर्स के थ्रू, लुभावने ऑफर्स के थ्रू कस्टमर्स को खींच रहे हैं, जिसके कारण मॉम एंड पॉप स्टोर्स है वो भी एक तरह से आउट ऑफ बिजनेस हो रहे हैं। ये तो जी। एक तरह से इनके कारण इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है वो बंद होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। आप सोचिए 100 का माल 90 में बेचेगा तो कौन कम्पीट कर पाएगा? क्योंकि जो छोटा दुकानदार है उसको तो एंकर मनी मिलता नहीं है, उसको तो सीड मनी मिलता नहीं है। ये बड़े बड़े जो टेक स्टार्टअप्स आते हैं जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? प्रोसेस सब अच्छा है पर इनको कस्टमर एक्विजिशन में ये लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद इसका वैल्यूएशन राइज होता है, और वैल्यूएशन जब इनका पब्लिक इशू आता है तब वो कंपनी के अंदर एक तरह से एग्जिट रूट ले लेते हैं। इसमें नुकसान किसको होता है? मॉम एंड पॉप स्टोर्स वालों का होता है, पब्लिक का होता है, एम्प्लॉइज का होता है, सबका नुकसान है। तो ये हम्म। एक तरह से बहुत बड़ी चिंताजनक बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जी बिल्कुल उमेश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे हमने देखा है जो हाइप इकोनॉमी वाला जो एरा चल रहा था, क्या अब वो एरा खत्म होने को है जिस तरह से हम आगे कदम उठते हुए देख रहे हैं? देखिए, इंडियन मार्केट में आज भी क्वालिटी स्टॉक्स को मार्केट रिवॉर्ड करती है। अब इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्टॉक लेके आ जाओ और आपकी बात मान लिया जाएगा। अब पब्लिक एक तरह से होशियार हो चुकी है, सब बातें कर रही है, हम्म। इंफॉर्मेशन सबको मिलता जा रहा है। पर फिर भी ऑपरेटर्स जो है गैम्बलिंग करके कैसे भी जो है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को गुमराह कर ही देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ड्यू डिलिजेंस करिए। एक तरह से आपको अगर नहीं समझ में आता है, आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों की बात मत सुनिए। ये इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी बात की अक्ल तो है नहीं, सिर्फ ये बात करेंगे बड़े-बड़े शब्दों की। इनको पूछिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, एबिटा कितना है। आप जब तक प्रॉफिट नहीं हो, तब तक क्या मतलब है ऐसे बिज़नेस में आपको पैसा डालने के लिए? एक तरह से सीड इन्वेस्टर्स और जो प्रमोटर्स है, ये अपना शेयर बेचते हैं। इसको ये बोलते हैं ओएफएस, ऑफर्स फॉर सेल। ऑफर्स फॉर सेल में अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं। पैसा इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है 100 गुना तक इनको वैल्यू रिटर्न मिल जाता है।
फिर कंपनी चले नहीं चले, भाड़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बाद में जाके गुड़गांव, बैंगलोर में 100 करोड़ के फ्लैट लेते हैं। जितने भी बड़े फ्लैट लेते हैं, अगर आप देख लिया जाए, उसमें मैक्सिमम जो रहेंगे ये यूनिकॉर्न के बिलियनर्स ही रहेंगे। आप ये देख लीजिए। आप अगर देखा जाए कोई भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कौन करता है? एक बहुत बड़ा भाग ये वेंचर कैपिटलिस्ट रहेंगे या कोई ये इन्वेस्टर्स रहेंगे, प्रमोटर्स रहेंगे। जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से ये पब्लिक इश्यूज़ को लेकर हम देख रहे हैं कि जनता का पैसा डूबता नज़र आ रहा है इस हाइप इकोनॉमी के चलते। अब सेबी ने ये जो कदम उठाए हैं, उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन से कुछ मज़बूत आगे और सेबी कदम उठाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका थोड़ा भला हो सके और उनकी पैसा जो है वो सुरक्षित रहे क्योंकि उसकी जवाबदेही कोई नहीं होती और जवाबदेही तो बनती है। अमिश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम, उमेश जी।